आप सभी को मेरा नमस्कार। कई लोगों के प्रश्न का उत्तर मैंने पहले इंटरव्यू में दे दिया था। आज दूसरा इंटरव्यू के लिए मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ और पहले इंटरव्यू में मैंने कई साहित्यकारों, कई सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आज बारी है कुछ और सदस्यों के सवाल के उत्तर देने की। तो सबसे पहले आज मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगी क्योंकि पिछले बार कई लोगों के नाम थे, तो आज मैं सिर्फ प्रश्न लूँगी और हर प्रश्न का उत्तर दूँगी। तो चलिए पहला प्रश्न है, बहुत कम उम्र में आपने एमएस केसरी पब्लिकेशन की शुरुआत कर दी, तो आपकी शुरुआत तो आसान नहीं रही होगी। ऐसे में आपने कैसे परिस्थितियों से समाज के बीच अपना एक मुकाम हासिल किया? देखिए आदरणीय, उम्र कभी भी किसी को भी रोकता या टोकता नहीं है। हर उम्र में कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए और अपनी प्रतिभा, अपनी व्यक्तित्व को हमें कैसे निखारना है, ये एक इंसान स्वयं पहचान सकता है। कोई इंसान आपको गाइडलाइन दे सकता है, आपको सिखा सकता है, आपको बता सकता है, लेकिन आपके लक्ष्य तक आपको हाथ पकड़ के ले जा सकता नहीं है। आपको हाँ, लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए कहाँ-कहाँ रुकावटें आएँगी, कैसे उसे हल करना है, हर तरह का सजेशन आप माँग सकते हैं, हर तरह का राय ले सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, उस राह पे तो आप ही को चलना पड़ेगा। और जहाँ तक रही मेरी बात कि कम उम्र और ज़्यादा उम्र कुछ नहीं होता है, हर किसी का एक अपना सपना होता है, एक अपना लक्ष्य होता है और कुछ कहते हैं कि कुछ किस्मत की भी लकीरें होती हैं, जिसे मैं तो मानती हूँ कि आप नहीं चाह रहे होंगे कि मैं उस राह पे जाऊँ, मगर आप कैसे न कैसे उस राह पे चले ही जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं भगवान की एक कह सकते हैं भाग्य लिखा गया है, आपकी किस्मत हो सकती है या फिर उस क्षेत्र के लिए ही आप बने हो, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी फ़ील्ड में जाओ या उस फ़ील्ड में जाओ या आपकी उम्र बाधा बन जाएगी। बाधाएँ बनती हैं तो बनने दीजिए। हर बाधा आपको एक सफलता की राह पे ही ले जाएगी। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में। आप जब अपने घर में रहोगे, घर में ही कुछ करना चाहोगे तो घर के ही लोग आपको पहले बोलेंगे कि नहीं इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। फिर आप सबसे पहले अपने घर में सभी को समझाते हो, उन्हें बताते हो कि नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ, वैसा कर सकती हूँ। उसके बाद से आप घर से बाहर निकलते हैं तो मोहल्ले तक जाते हैं, मोहल्ले से एक चौक तक जाते हैं, एक जिले में आप जाते हैं। एक जिले से फिर आप एक राज्य को रिप्रेज़ेंट करते हैं, एक राज्य के बाद आप एक राष्ट्र को करते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप पहचान बनाते हैं। तो पहचान किसी व्यक्ति को कैसे बनाना है, वो व्यक्ति स्वयं अगर पहचान ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में अगर देखें तो बहुत कम उम्र में लोग ईगो और एटीट्यूड पाल लेते हैं, पता नहीं किस कारण से। वो कहीं न कहीं आपको हानि दिलाता है। आप अगर चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व अच्छे से उभर कर आए, आप एक अच्छे व्यक्ति बने, तो सबसे पहले इस छोटी-छोटी जो बातें हैं, जो आजकल की आम तौर पे देखने को मिल रही है, उन चीज़ों को त्याग दें। जैसे कि आपके पास कितनी भी उपलब्धि है, चाहे 1 हो या 1000 हो, गिनती मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आपका स्वयं का स्वभाव कैसा है। जिस तरह से आपका स्वभाव रहेगा, जैसा आपका व्यवहार रहेगा, समाज आपको उसी तरह अपनाएगा। और समाज अगर आलोचक बनते भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक आलोचक के कारण ही कोई आदमी प्रसिद्ध हो जाता है बहुत कम समय में। मैं तो मानती हूँ कि आपके दोस्त आपका सहयोग बहुत अच्छे से करेंगे, नो डाउट, लेकिन आपके दुश्मन जो आपका सहयोग कर देंगे ना अनजाने में, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो बहुत कभी-कभी फ़ायदे भी होते हैं। तो किसी भी बाधा से डरना नहीं है, अपने इरादे पे एकदम सोच समझ के जाएँ, अपना इरादा एक निश्चित कर लें कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब कैसे चाहिए, उसमें क्या परेशानी आएगी, वो सब आप खुद देख लोगे और समय के साथ जब आप दृढ़ संकल्प ले लेते हो, तो परेशानियाँ आती-जाती रहती हैं और आप मंज़िल हासिल करते जाते हो, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बल्कि खुश होना है। उम्मीद है कि आपने जैसा प्रश्न किया होगा, मैंने वैसा उत्तर दिया है। तो चलिए दूसरा प्रश्न को लेते हैं। आप एक एथलेटिक पर्सनैलिटी हैं, तो एक ऐसे क्षेत्र में से आप साहित्य के क्षेत्र तक कैसे पहुँचे? क्या-क्या आपकी राहें में बाधाएँ आईं?
और किस तरह से आपने हर परिस्थिति का सामना करते हुए यह मुकाम हासिल किया? पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न काफ़ी मिलता-जुलता था, इसलिए मैंने दोनों प्रश्नों को साथ में लिया है। मैंने पहले भी कहा कि आपका भले ही लक्ष्य दूसरा हो, लेकिन कभी न कभी आपको ऐसा होता है कि आप जिस राह पे चल रहे हैं, शायद वो राह आपके लिए सही ना हो या आप उस राह के लिए नहीं बने हो, आप उससे ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी राहें ऑटोमैटिक आपको बदलाव की तरफ ले जाती हैं। आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, उस क्षेत्र में ना ले जाके, आपको दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में मैं फ़िज़िक्स वाला सर जो हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षक संस्थान खोले हैं उन्होंने फ़िज़िक्स वाला। इसमें अनगिनत छात्र-छात्राएँ पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। अनगिनत छात्र-छात्राएँ हैं जो अपना भविष्य बना रहे हैं। तो उसमें एक सम्मान समारोह था, तो कुछ बच्चे आए थे। तो उस बच्चे ने एक इन बच्चे का इंटरव्यू मैंने देखा था रील्स के माध्यम से, तो उसने कहा कि सबसे ईज़ी एग्ज़ाम मुझे लगता है, उस बच्चे को लगता था कि यूपीएससी है। और हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी सबसे टफ एग्ज़ाम है, ऐसा। तो उस बच्चे के लिए वो यूपीएससी सबसे ईज़ी है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि उसने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, उसमें वो फ़ेल हो गया। उसने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का दिया, उसमें वो फ़ेल हो गया। उसने क्लर्क के अनगिनत कितने एग्ज़ाम दिए, फिर भी वो फ़ेल हो गया। और उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी क्वालीफाई कर लिया। मतलब आप सोचो जो मतलब उस लेवल के एग्ज़ाम भी नहीं थे ग्रुप डी, क्लर्क या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, उतना टफ एग्ज़ाम भी नहीं है, उतनी ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं है, फिर भी वो उसमें फ़ेल होते गया। और यूपीएससी जो इतना टफ एग्ज़ाम है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसको परेशानियाँ नहीं होंगी या वो कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा उसके साथ जब वो एग्ज़ाम देकर आ रहा होगा, रिज़ल्ट देख रहा होगा, वो फेल हो रहा होगा, वो उसको क्वालीफाई नहीं कर पा रहा होगा, तो उस बहुत अपसेट होता होगा, बहुत डिमोटिवेट होता होगा, अरे! मेरे साथ क्या हो गया? मेरा कब जॉब लगेगा? मेरी एज निकल रही है, जो आम छात्रों की परेशानी होती है। ऑफ़ कोर्स उसने भी वही फ़ील किया होगा कि पता नहीं कब तक मेरा जॉब लगेगा, मेरी क्या होगी? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उसने उस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के बाद उसको लगा। तो यही होता है कि ज़रूरी नहीं है आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है तो यही आप करने के लिए बने हो, नहीं। आप हो सकता है कि किसी और क्षेत्र में जाने के लिए बने हैं। तो इसलिए कभी निराश तो बिल्कुल नहीं होना है और जितना अच्छा आपका प्रश्न रहा, उम्मीद है कि मैंने भी वैसे ही उत्तर दिया होगा। तो चलिए आज मैं किन्हीं का भी नाम नहीं ले रही हूँ, जितने भी हमारे पास व्हाट्सएप या फ़ेसबुक के माध्यम से रेस्ट क्वेश्चन थे, आज सारे क्वेश्चन्स को मैं ले रही हूँ। तो हमारा तीसरा प्रश्न आज का रहेगा कि आपकी पहली बुक कौन-सी थी? देखिए आदरणीय मेरी पहली बुक कह के तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, सोलो बुक मैंने आज तक प्रकाशित नहीं किया। मैंने 2 उपन्यास पे काम कर रही हूँ मैं। जो कि प्यार पे आधारित है। एक जो है बुक उपन्यास जो है वो फुल्ली प्यार जो एक लड़के-लड़की के बीच में होता है जो आम संबंध और वो संबंध किस तरह से बनता है, कौन-कौन सी परेशानियाँ होती हैं, उस पे आधारित है और दूसरी जो उपन्यास है, वो प्यार से अपोज़िट है। जैसे प्यार में किस तरह से लोग आजकल धोखा दे रहे हैं और किस तरह से छल-कपट होता है प्यार के नाम पे क्योंकि प्यार तो वो खूबसूरत शब्द है जो 2 इंसान को जोड़ता है। प्यार शब्द कभी भी अपराध करने का एक ज़रिया नहीं बनना चाहिए और ये अपराध करने का ज़रिया आजकल आम तौर पे देखने को मिल रहा है। आम तौर पे चाहे लड़के हो या लड़की, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दोनों ही प्यार के नाम पे अपराध करते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ गलत थोड़ी किया, हमने तो प्यार किया। तो ये एक गलत संदेश जा रहा है हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को भी और जहाँ तक आपने पूछा बुक का पहली बुक, तो पहली मेरी साझा संकलन अगर बोले तो ज़िंदगी के अनकहे एहसास। मुझे अगर मेरी रचनाएँ आप देखते होंगे, चाहे मेरी जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, तो आप देखते होंगे कि मैं ज़िंदगी या प्यार, मोहब्बत, रिश्ते इन सब चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक रखती हूँ। मुझे लगता है कि एक साहित्यकार अपने आस-पास के वातावरण को ज़्यादा अच्छे से समझता है, ज़्यादा अच्छे से देखता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह से महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से अगर हम लोग महसूस करेंगे, उसी तरह का हम लोग कुछ अच्छा लिख पाएँगे, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छा सोचें, अच्छा देखें और ऐसी चीज़ों को हम लोग लिखें, जो वास्तव में ज़रूरत है।
अब देखिए परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले के युवा थे, वो आज के भी वैसे ही युवा सोचते हो, नहीं। अभी का सोशल मीडिया का टाइम है और सोशल मीडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब क्या कहते हैं फीलिंग का है या डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, डिफरेंट स्टोरीज मिल रही है। हर तरह की स्टोरीज आजकल अवेलेबल है, पॉकेट एफएम है, चाहे आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपके ऑडियंस की, आपके ऑडियंस किस तरह की चीजें सुनना चाहते हैं, आपके ऑडियंस किस तरह की चीजें पढ़ना चाहते हैं। आज भी बहुत लोग हैं जो कि है ना ऑडियो बुक्स ना लेके बुक्स को खरीदते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं और काफ़ी समय देते हैं बुक्स पे। मेरा मानना है कि बुक से आप जितनी बेनिफिट ले सकते हो, शायद वो आपको सोशल मीडिया नहीं दे सकता है। सबसे पहली बात कि बुक जब आप पढ़ते हैं, तो आपको लिखने की शैली पता चलती है। और जो नॉर्मल जो सबसे होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, वो उससे आप बच जाते हो। स्पेशली अगर आप कोई यूपीएससी या बीपीएससी के स्टूडेंट हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको बुक्स पढ़ना। आप जब बुक्स पढ़ोगे तो आपको उसमें खुद पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पूर्ण विराम देना है या कहाँ फुल स्टॉप देना है। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज के हो या हिंदी लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको लिखने की शैली पता चलती है। दूसरी बेनिफिट ये होती है कि शब्दों का आपको ज्ञान हो जाएगा। आम तौर पे हम लोग देखते हैं, खासकर हिंदी के जो भी स्टूडेंट है या संस्कृत के हैं, उनसे हलंत, ई की मात्रा, उ की मात्रा ये मिस्टेक होती है और ये आम मिस्टेक है जो सबसे होता है। ऐसा नहीं है कि बस जो युवा है उन्हीं से होता है, वरिष्ठ से नहीं होता। हर उम्र के लोगों से इस तरह की गलतियाँ होती हैं। इसलिए स्पेशली अगर कोई भी टीचर है, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा डिक्टेशन ज़रूर करवाती हूँ। डिक्टेशन करवाने से बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे जब उसको लिखते हैं, तो उन्हें भी पता चलता है अच्छा मेरा यहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो आप उसको डिक्टेशन करवाएँ, डिक्टेशन करवाने के पास जहाँ पे भी उनसे मिस्टेक हो रहा है, आप उसको 10 टाइम्स या 5 टाइम्स लिखने के लिए दे दीजिए। जब आप लिखने के लिए दीजिएगा तो ऑटोमैटिक आप देखिएगा नेक्स्ट डे उसका वो वर्ड करेक्ट हो जाएगा। सेम चीज़ यही आप कर सकते हैं, आप कुछ वर्ड शॉर्टलिस्ट कीजिए और उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद बिल्कुल, जब आप उसको देखिएगा तो वो ऑटोमैटिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे वो अच्छे सेंटेंस लिखने लगेगी। तो बच्चों में अगर आप चाहते हैं कि बच्चे साहित्य के प्रति या अपने भाषा को वो सही तरीके से लिख सकें, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन या सेंटेंस वाक्य लिखने के लिए दीजिए, ताकि वो लोग क्या इनसे संदेश लें कि हाँ, हमें कैसे लिखना है। तब तो आप छोटी-छोटी जब नींव उनको सिखाइएगा, उन्हें बताइएगा, तब तो जाके वो आगे कुछ अच्छा करेंगे। आप चाहिए कि सीधे वो कहानियाँ लिख दे, सीधे वो कविता लिख दे, ऐसा थोड़ी होता है। किसी को भी अभ्यास की ज़रूरत होती है। आप जितना अच्छा तरीके से समझाइएगा, खासकर इसमें एक टीचर की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। एक शिक्षक जितने अच्छे से अपने बच्चों को बताएँगे कि हाँ, हमें ऐसे लिखना है, ऐसे डिक्टेशन होता है, ऐसे वाक्य लिखना है, ऐसे कहानियाँ लिखनी है, तो तब तो सुधार आएगी ना। आप रैंडम किसी को निबंध लिखने के लिए दे दे रहे हैं और निबंध भी वैसा निबंध नहीं हो पा रहा है, निबंध एक भाषण की तरह होगा। हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है, भाषण अलग तरीके से लिखा जाता है, निबंध अलग तरीके से, पत्र अलग तरीके से, लघु कथा अलग अलग तरीके से, कहानियाँ अलग तरह से, उपन्यास का अपना एक शैली है। तो उन शैलियों को पहचानना होगा, इस तरह से नहीं हो सकता है और जैसा कि आपका प्रश्न था, उम्मीद है मैंने वैसा उत्तर दिया होगा। अब हम लोग लेते हैं अपना आज का चौथा प्रश्न। बिल्कुल, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। आपने मोहिनी में पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है? और इससे भविष्य में क्या बदलाव आएँगे? देखिए आदरणीय, पत्रिका का भी अपना एक महत्व है हमारे समाज में और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग को छोटा-छोटा प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई चीज़ परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए छोटे-छोटे अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखते हैं। जैसे एक रिश्ते की बात करें, तो लोग चाहते हैं एक बार में ही रिश्ता बन जाए या तो एक बार में रिश्ता टूट जाए। तो ऐसा नहीं होता है, रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कभी रूठना, कभी मनाना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा जो हिंदी साहित्य है, उसको हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जन-जन तक पहुँचा सकते हैं? कौन-कौन से ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिससे हमारे समाज के लोग, हमारे जो साहित्यकार हैं, प्रोत्साहित हों? तो इसके लिए हम लोग को प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में हम लोग जो चीज़ चाह रहे हैं, वो चीज़ हमें मिल जाए।
ठीक है? तो इसके लिए हम लोग को छोटी-छोटी प्रयास करनी चाहिए। तो एमएस केसरी पब्लिकेशन लगातार साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने का काम करता है, जिसके माध्यम से लोग अपनी पहचान बनाएँ, साहित्य में कुछ अच्छा करके दिखाएँ, अपनी एक अहम भूमिका निभाएँ साहित्य को लेकर। और ऐसा नहीं है कि साहित्य पहले की अपेक्षा भी बहुत कम हो गया। अब तो नए-नए जो कलमकार हैं, वो भी लिख रहे हैं। अब तो बहुत मतलब आप देखिएगा कि छोटे बच्चे से लेके बहुत वरिष्ठ तक हर कोई लिखना पसंद कर रहा है। तो हमें उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है क्योंकि लिख तो हर कोई रहा है, लेकिन क्या उसको सही प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है? क्या वो जो मंच डिज़र्व करता है, क्या उसे वो मिल रहा है? ये सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में बात है। क्योंकि प्रयास करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रयास कितना सार्थक है, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है ना। तो आपको कितना सार्थक रखना है, आपका समाज किस तरह से उस चीज़ को स्वीकार रहा है, आप क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। और यही छोटी-छोटी प्रयास, यही छोटे-छोटे आपके योगदान कुछ परिवर्तन करेंगे और कुछ नया लेकर आएँगे समाज को। कुछ नया देंगे। और देखिए, जब वह कोई साहित्यकार या जब कोई भी कलमकार कुछ भी लिखता है, किसी भी विधा में लिखे, उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर पढ़ने वाले जितने हमारे पाठक होते हैं, वो एक लेखक के एहसास को अपने एहसास जैसा समझने लगते हैं। वो उस फीलिंग में डूब जाते हैं। कभी-कभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्यार-मोहब्बत पे ज़्यादा लिखना पसंद करती हूँ। तो जब मैं वैसी रचनाएँ लिखती हूँ, तो हमारे पाठक जब उससे पढ़ते हैं तो उसे कहीं न कहीं ये एहसास लगता है कि हाँ, ये जो रचनाएँ लिखी गई हैं, ये कहीं न कहीं इसमें मेरे भी भाव हैं। तो ये सबसे ख़ासियत होती है एक रचनाकार की रचना में और जब वो एक रचना लिखता है, तो वो यही उम्मीद करता है कि उसके पाठक उसको पढ़े और उसमें अपने एहसास को वो महसूस करे, जो उसके भी जीवन में व्यतीत हुआ हो। तो एक साहित्यकार ऐसी रचना लिखता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो युवा हैं ख़ासकर, वो इस साहित्य की जो भावना है, जो एहसास है, उसको कलम के माध्यम से दर्शाए ज़्यादा से ज़्यादा। वो अच्छे से अच्छे मंच से जुड़े, अच्छी से अच्छी पत्रिकाएँ, साझा संकलन, कोई अगर ओपन माइक शो हो रहा है या कवि सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे जाए, वहाँ पे अपनी प्रतिभा को निखारे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी रचनाएँ सुनाए और हम लोगों का दायित्व बनता है। क्योंकि एक रचनाकार जब रचना करता है, कोई भी हो, तो वो चाहता है कि उसको प्रोत्साहन मिले। तो जब आप किसी को प्रोत्साहित कीजिएगा और जब वो प्रोत्साहित होगा, खुश होगा, तो वो दूसरा प्रयास अवश्य करेगा। तो प्रयास करवाने के लिए, आपको उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो ये आपका दायित्व है कि आप उसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करे, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सके। और आज के टाइम में देखा जाए पहले की अपेक्षा तो पुस्तकें बिक रही हैं। हाँ, लेकिन ये कहिएगा पहले के मुकाबले जितनी बिकती थी अब नहीं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। सोशल मीडिया, तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग नहीं कमा रहे हैं या पहले पुस्तकें खरीद कर कमाते थे ना लोग। आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, एक कवि के तौर पे वो वीडियोज़ बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सुनते हैं। तो आप व्यूज़ के माध्यम से भी कमा रहे हैं। तो साहित्य के माध्यम से आप अपनी जीवनी भी चला सकते हैं। लेकिन आपको पहले वैसा कलमकार बनना पड़ेगा। आपको वैसे साहित्यकारों के बीच में रहना पड़ेगा, जो मंचीय हैं, जो बहुत ही अच्छा-अच्छा कविता पाठ करना जानते हैं, जो बहुत सारे मंचों पे पढ़े हैं, उनको सुने, उनके अनुभवों को सुने। तो ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। बाकी आपका प्रश्न बहुत ही बेहतरीन था और आज मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं और उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने अच्छा दिया होगा और आप सभी को मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर पसंद आया होगा। तो अगर आपके भी कुछ और प्रश्न हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे अपने प्रश्न लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6203124315 पे। इसके अलावा आप हमारे सभी सोशल मीडिया साइट्स पे एमएस केसरी पब्लिकेशन सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी जाके आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो किसी भी तरह का अगर आपके मन में प्रश्न है, तो उसे ज़रूर हमें भेजें। हम आपके हर एक प्रश्नों के उत्तर देंगे और आप सभी के साथ साहित्य को लेकर कुछ अच्छा कार्य करेंगे।
सभी की एक नई पहचान दिलाने में हम आपका सहयोग करेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।